हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपन ने परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया था बायो सावर्ट के रूल को यूज करते हुए। आज अपनी क्लास है वो परिमित की बजाय क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आज अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, स्टेट करंट कैरिंग वायर होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है। और अपन जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या था, फाइनाइट लेंथ का था। आज अपन क्या लें, इनफाइनाइट लेंथ, मतलब कितनी भी लंबाई हो सकती है। जैसे मान लो कि अपन ने कोई वायर ले लिया, ऐसे डैश 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 करके यहाँ से कहीं से भी आ रहा है भाई, इनफाइनाइट का तो अपन क्या लेंथ मान लें, ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये एक समझने का तरीका, आप भी जानते हो इनफाइनाइट में क्या माइनस क्या प्लस, लेकिन समझने का तरीका। यहाँ से अपन कहीं डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और जहां पर क्या याद करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि अपने क्या माना कि अपने कहते भाई कि यदि धारावाही चालक तार, यदि धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, लंबाई का है, तो इसके दोनों सिरों का कोई अंत थोड़ी है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसके दोनों सिरे असीमित दूरी पर होंगे, इसके दोनों सिरे असीमित दूरी पर होंगे, असीमित दूरी पर होंगे। भाई कोई पता नहीं भाई कहां पर होंगे, दूरी पर होंगे, असीमित हो गया कि आपका ये इधर वाला जो एक्स वाई आप सिरे लेके चलते थे, उनको कहते हैं कि इनकी डिस्टेंस है क्या, कोई अपन काउंटिंग नहीं है कि ये कहाँ पर होंगे। तो मैंने कहते क्या कह दिया कि ये दोनों सिरे क्या होंगे, असीमित दूरी पे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कहाँ पर होंगे। अब जब दोनों सिरे असीमित दूरी पर होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये सिरा पता नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहाँ है और ये सिरा कहाँ है, तो रिजल्ट ये होता है कि इनके कारण अगर बिंदु P पर कोण जो बढ़ेंगे, भाई जहाँ पर से जो कोण अपन देखो उसमें φ1 और φ2 मान रहे थे, तो इसके कारण बनने वाले कोण है वो दोनों बिंदु P पर क्या बनाएंगे, दोनों कोण बराबर बनेंगे और 90 डिग्री मानते हैं। तो अपन कहते हैं इस स्थिति में तार के दोनों सिरे बिंदु P पर समान कोण अंतरित करेंगे तथा वे π/2 मान के होंगे। मतलब φ1 और φ2 है वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, π/2। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल φ2, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। ये शर्त होती है इनफाइनाइट लेंथ की कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर तार इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस स्थिति में जो ये पॉइंट P है, तो इनके दोनों सिरे एक्स वाई जो सिरे हैं, मान लो इसको इधर वाले को अपन x मान ले, इधर क्या मान ले, y मान ले, तो ये दोनों सिरे हैं, ये जो कोण यहाँ पर अंतरित कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे, π/2। तो ये यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, π/2। तो अपन कहते हैं कि ये आपका इधर कौन सा था, φ1, ये भी क्या होगा, π/2, और ये कोण जो बनेगा बिंदु P पर, ये भी क्या होगा, φ2 इज इक्वल टू भी π/2, ठीक है। और ये आपका पॉइंट P है, ये दोनों कोण इक्वल बनेंगे। अब देखो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखो अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, चुंबकीय क्षेत्र
जो अपन ने परिमित वाला जो सिस्टम कैलकुलेट किया था परिमित तार के कारण, उसके अंदर φ1 और φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या था, परिमित का क्या था, b इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4πd और साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये तो कैलकुलेट किया था अपन ने। अब आप भी जानते हैं यहाँ पर φ1 बराबर φ2 इक्वल टू π/2। तो देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट I अपॉन 4πd साइन π/2 प्लस साइन π/2। ठीक है, अब साइन π/2 की वैल्यू तो आप सारे जानते हो, कितनी होगी, 1 होगी तो 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4πd और इसमें आ गया 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू b इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट I अपॉन 2πd। ये आपका इनफाइनाइट लेंथ की स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 से तो 2 कैंसिल कर देंगे, ये क्या बच जाएगा, म्यू नोट I अपॉन 2πd। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा अलग से कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में इनके दोनों सिर से आपके बिंदु P पर जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उनके द्वारा बने हुए जो कोण φ1 और φ2 है वो इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, π/2। ये कन्फर्म है। तो अपन ने जो फाइनाइट लेंथ वाला, जो फाइनाइट लेंथ का वायर लेकर अपन ने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर φ1 और φ2 की वैल्यू क्या रख दो, π/2, और उससे रिजल्टेंट आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ स्पेशल केस होते हैं कि अपन विशेष स्थितियां बनती है, तो उनकी बात करें तो विशेष स्थितियां और क्या क्या कंडीशन हो सकती है उनकी और बात करें, विशेष स्थितियां। ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहली बात करें अपन, पहली है जब तार सीमित लंबाई का हो, जब तार सीमित लंबाई का हो, तथा बिंदु P किसी एक सिरे के सामने हो, मतलब इन्हें कहते हैं कि तार तो परिमित लंबाई का, मान लो ये तार हो गया आपका x और y, ये आपका तार हो गया परिमित लंबाई का है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है I, लेकिन साथ में क्या कहा, जब तार सीमित लंबाई का है, मतलब कोई भी लंबाई की होगी, ठीक है, और बिंदु P है वो किसी एक सिरे के सामने हो, मतलब x के सामने, मान लो यहाँ बिंदु P है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d, और ये बिंदु क्या हो गया, P। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, आप देखो, आप ऐसी कंडीशन है कि तार तो परिमित लंबाई का है और आपका बिंदु P है वो किसी एक से x के साइड में भी, इसके सामने भी हो सकता है, ये y के सामने भी हो सकता है, किसी एक शीर्ष के सामने हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप यहाँ से आपके y द्वारा ये कोई एंगल बनेगा, यहाँ पर आकर P पर कोई अंतरित कोण होगा, उसको अपन क्या मान लें, कोई फाई कोण है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, φ1 इज इक्वल टू, तो क्या आ गया फाई, तथा φ2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि y शीर्ष तो कौन सा कोण बनाता था, φ1, और x शीर्ष कौन सा बनाता था, φ2। तो जब x के सामने तो बिंदु P हो ही गया, तो इस कंडीशन में x के कारण तो यहाँ पर बिंदु जो बनने वाला कोण है उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और y के कारण बनने वाले कोण को अपन ने क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो अपने को करना कुछ नहीं है, वही b इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4πd। ठीक है, और उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फाई, ये आ जाएगा। अपने φ1 की जगह तो क्या रख दिया, फाई, और φ2 की जगह क्या रख दिया, 0 डिग्री। तो आपका b बराबर म्यू नोट I अपॉन 4πd साइन फाई आ गया। अगर मान लो इसी के अंदर अपन बात करें कि तार है वो अनंत लंबाई का भी तो हो सकता है, तार क्या हो सकता है, अनंत लंबाई का। अगर अनंत लंबाई की कंडीशन आ जाए तो अपन क्या कहते हैं,
अनंत लंबाई की स्थिति में, लंबाई की स्थिति में क्या होगा, φ2 तो 0 ही रहना है, लेकिन φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 और φ2 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। भाई जब जिस शीर्ष के सामने x वाले शीर्ष के सामने तो ये तो 0 डिग्री रहना है, लेकिन जो आपका y शीर्ष जो फाई कोण बना था उसकी वैल्यू कितनी होगी π/2। क्यों? क्योंकि अनंत की स्थिति में उनके शीर्ष द्वारा बिंदु P पर बना हुआ कोण किसके इक्वल होता है π/2। ठीक है, तो उस स्थिति में B इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो μ0I/4πd और ये हो गया sin π/2 प्लस sin 0। तो B इक्वल टू क्या आ गया μ0I/4πd। ये आपका आंसर है। कब? जब अगर तार क्या हो अनंत लंबाई की कंडीशन का हो। तो ये पहले वाली स्थिति है कि जब बिंदु P किसी एक तार के शीर्ष के सामने रखा हो। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन, तार की लंबाई निश्चित है, तार की लंबाई निश्चित है, मतलब परिमित है, ये तो फिक्स है, निश्चित है। और साथ में क्या करा है, तथा बिंदु P, तथा बिंदु P तार के लंबवर्धक पर, बिंदु P तार के लंबवर्धक पर स्थित है, लंबवर्धक, लंबवर्धक पर स्थित है, मतलब बीच में से दूरी बराबर आने वाली है इसके दोनों से। देखो जैसे ये तार ले लिया, ठीक है, ये आपका सिरा x हो गया, ये क्या हो गया y, ये यहाँ से मान लो बिंदु आपका P है, तो लंबवर्धक होगा तो उस कंडीशन में आप जान तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी तो आपके y और x द्वारा बने हुए कोण की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ये हो गया आपका φ1 और ये क्या हो गया φ2। तो यहाँ पर क्या होगा φ1 इज इक्वल टू φ2। लंबवर्धक की कंडीशन में दोनों कोण की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन, फाई। भाई लंबवर्धक होगा तो दोनों कोण φ1 और φ2 बराबर बनेंगे ही नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो अब बताओ आपकी वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू μ0I/4πd। अब साइन φ1 की जगह भी कौन आ गया, फाई, और साइन φ2 की जगह भी क्या आ गया, फाई। तो साइन फाई प्लस साइन फाई साइन 2 फाई हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे b इज इक्वल टू μ0I/4πd 2 साइन फाई। ठीक है, 2 से आप यहाँ से कैंसिल कर दें तो आपका इसका आंसर क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू μ0I/2πd साइन फाई, ये लिख सकते हैं। लेकिन लंबवर्धक की स्थिति में ही φ1 और φ2 की वैल्यू इक्वल होगी, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो लंबवर्धक की भाई अपने यहाँ पे स्थितियाँ ले रहे हैं कि भाई ऐसी कंडीशन हो तो क्या हो, ऐसी कंडीशन की हो तो क्या हो। तो लंबवर्धक की स्थिति में ऐसा होगा। अब अपन एक थर्ड कंडीशन और है, ये भी अच्छी है। थोड़ा सा क्या होता है, वैसे तो इजी है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अगर अपने डिस्कस की हुई नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने उस चीज़ को पढ़ते तो अपने क्या इमेज नहीं कर पाते यार कि कहाँ पर है बिंदु P, अपन कैसे समझें, और अपना आंसर गलत हो जाता है। अगर अपनी वेराइटी क्वेश्चन की वेराइटी हुई या टॉपिक डिस्कस है आपका देखा हुआ है तो जैसे ही वो अगला कोई कंडीशन बोलेगा आप पढ़ते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है तार की लंबाई निश्चित है, तार की लंबाई निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, निश्चित है तथा बिंदु P, तथा बिंदु P तो यदि मतलब निश्चित है तथा बिंदु P धारावाही चालक की अक्षीय स्थिति पर है, बिंदु P धारावाही चालक की अक्षीय स्थिति पर है, चालक की अक्षीय स्थिति पर है, स्थिति पर है। मतलब क्या हुआ कि आपका P पॉइंट है वो जिस x पर आपका धारावाही चालक तार रखा है उसी पर है।
अब आप भी जानते हो कि धारावाही चालक का एक्स के ऊपर ही अगर बिंदु P है तो कोण बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो φ1 और φ2 दोनों एंगल तो क्रिएट ही नहीं होंगे भाई। जैसे मान लो ये तार रखा है, ये आपका तार है, इसी पर बिंदु P है, तो एंगल कहाँ से बनेंगे? एंगल तो बन ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आपका एंगल क्रिएट तो होगा नहीं, तो अपन कह देंगे φ1 बराबर 0 तथा φ2 बराबर भी क्या होगा? 0। एक्सीय कंडीशन में तो दोनों कोण की वैल्यू क्या होगी? 0। और जब दोनों की 0 हो जाएगी तो B इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0। तो एक्सीय वाली कंडीशन के अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक, ये छोटी छोटी स्थितियां थी। तो आज अपनी क्लास थी, उसके अंदर क्या था? अपने वायर लिया था इनफाइनाइट लेंथ का। हमने कहा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर का अगर कोई धारावाही चालक तार है, उसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहें, तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में क्या होगा? इस चालक तार के दोनों शीर्ष हैं वो अनंत दूरी पर होंगे और उन शीर्षों द्वारा बिंदु P पर जो कोण बनेगा या क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी। इस कारण φ1 और φ2 दोनों एंगल बराबर होंगे और दोनों का मान कितना होगा? π/2। तो जब दोनों का बराबर हुआ तो अपने क्या कहा कि जो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ था परिमित लंबाई वाले के कारण φ1 और φ2, उसके अंदर दोनों की वैल्यू π/2 रखती। तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई B = μ0I/2πt। ठीक है, इसमें कुछ नया आपने को करना नहीं, बस नई चीज ये थी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दोनों के द्वारा बनने वाले कोणों की वैल्यू कितनी है? π/2। ठीक है, फिर अपने कुछ कंडीशन ली। हमने कंडीशन में क्या पढ़ा? हमने कहा पहली कंडीशन है कि यदि मान लो ऐसा हो जाए क्या कि तार तो परिमित लंबाई का है और आपका बिंदु है वो किसी तार के किसी एक सिरे के सामने रखा हो, चाहे x के सामने रखा हो, y के सामने रखा हो, तो जिस सिरे के सामने रखेगा वो सिरा तो उस बिंदु पर कोई कोण बना नहीं सकता और दूसरे वाले सिरे के द्वारा बना हुआ कोण अपन क्या मानते? तो इस कारण अपन जैसे इसमें x के सामने रख दिया तो x के द्वारा बना हुआ कोण तो क्या हो जाएगा? 0। तो φ2 की वैल्यू तो हो गई 0 और x आपके y द्वारा इस पर बना हुआ कोण क्या मान लिया? φ मान लिया। तो B = अपना φ1 और φ2 की जगह दोनों की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया μ0I/4πd × sin φ। साथ में हम इस चीज को आगे और कहा, हमने कहा कि जरूरी थोड़ी है परिमित लंबाई, अनंत लंबाई का तार और फिर ऐसा हो जाए कि उसके एक सिरे के सामने बिंदु रखा हो, तो जिस सिरे के सामने बिंदु रखा है उसके सामने तो उसके द्वारा तो बना हुआ कोण तो 0 डिग्री रहना है, लेकिन जो दूसरा शीर्ष कोण बना रहा था उसकी वैल्यू π/2 हो जाएगा, क्योंकि अनंत की स्थिति में कोण की वैल्यू क्या मानते हैं अपन? π/2। तो अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर कंडीशन ले ली हमने कहा कि तार की लंबाई परिमित है और बिंदु P है वो उसके लंब अर्धक पर स्थित है, मतलब तार के बीच के मतलब यहाँ से बिंदु P से तार के दोनों शीर्षों की दूरियां क्या है? समान है। ठीक है, समान है तो उस स्थिति में आप भी जानते हो कि इन दोनों के द्वारा बनाए गए कोण का वैल्यू भी क्या होगी? समान। तो हमने कहा φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? समान, और इसको क्या मान लिया अपन ने? φ, और φ1 और φ2 की जगह φ रख के हमने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट कंडीशन कह दी कि तार परिमित लंबाई चालक तार है या अपरिमित हो कोई फर्क नहीं पड़ना, और लेकिन बिंदु P है वो उसी x पे रखा है जिस x पे आपका धारावाही चालक तार रखा है। तो धारावाही चालक तार के x पर अगर बिंदु P स्थित है तो उस कंडीशन में उसके दोनों शीर्षों द्वारा उस पर कोई भी कोण क्रिएट नहीं होगा, कोई कोण बन नहीं पाएगा। इस कारण φ1 और φ2 की वैल्यू क्या आएगी? 0। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? sin φ1 भी 0 हो गया, sin φ2 भी 0 हो गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आज अपनी क्लास थी। ठीक है, अब देखो मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, आप उसके क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज का क्वेश्चन है किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान, अधिकतम चुंबकीय प्रेरण कह दो या चुंबकीय क्षेत्र कह दो, किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान प्राप्त करने के लिए बिंदु का धारा अल्पांश के सापेक्ष स्थिति सदिश धारा की दिशा से कोण बनाएगा। A π, B 0 डिग्री, C π/4 और D π/2। आप
क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में जरूर बताएं। देखो अपन ने जो पढ़ा उसी पर आधारित है न्यूमेरिकल, इस कारण आप इसको सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में जरूर दें। तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा प्रयास भी सफल होता है और आपको भी वही ध्यान रख पड़ता है कि अपने क्लास लेने का कोई बेनिफिट है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स।